तो बच्चों स्वागत है हिंदी गुरुकुल के एक और नई वीडियो में। कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और अच्छे भी होंगे और मस्त भी होंगे। आ, अगर यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें, और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप अधिक से अधिक इसको शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला सवाल क्या कह रहा है, देख रहे हैं। कह रहा है, केशव कहीं न जाए का कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति समुझ मन ही मन रहिए। इसके रचयिता कौन है? तो आपको बताना है कि जो पंक्ति लिखी हुई इसके रचयिता कौन है। पहला कह रहा है कि तुलसीदास है, दूसरा रहीम, और तीसरा कह रहा है केशवदास, और चौथा कह रहा है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अर्थात ए कह रहा है कि तुलसीदास हैं, बी कह रहा है रहीम है, और सी कह रहा है केशवदास हैं, और डी कह रहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आपको ये बताना है बच्चों की ये किसकी बात कही गई है कि केशव कहीं न जाए का कहिए, अब देखत तव रचना विचित्र अति समुझ मन ही मन रहिए। तो बच्चों अगर इसका उत्तर देखा जाए तो उत्तर पहला हो जाएगा, ये गोस्वामी तुलसीदास की पंक्ति है। चलिए दूसरा देख रहे हैं क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि राम कथा उत्पत्ति और विकास के लेखक कौन है? राम कथा उत्पत्ति और विकास, आपको ये बताना है कि राम कथा उत्पत्ति और विकास इसके लेखक कौन है। राधाचरण गोस्वामी है, कामिल बुल्के हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, या डॉक्टर नगेंद्र है। तो आपको ये बताना है कि राम कथा उत्पत्ति और विकास इस जो ये जो किताब है, तो इस किताब के लेखक कौन है? राधाचरण गोस्वामी है, कामिल बुल्के हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, या डॉक्टर नगेंद्र है। तो दूसरे का उत्तर दीजिए फटाफट। तो देखो बच्चों, दूसरे का उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, कामिल बुल्के की यह रचना है। चलिए अब आते हैं तीसरा। तीसरा क्या कह रहा है? कह रहा है विनय पत्रिका किस भक्ति काव्य परंपरा की रचना है? आपको ये बताना है कि विनय पत्रिका जो है वो किस भक्ति काव्य परंपरा की रचना है। तो आप सभी जानते हैं कि जो विनय पत्रिका है इसको लिखने वाले हैं गोस्वामी तुलसीदास। तो गोस्वामी तुलसीदास किस धारा में आते हैं? कृष्ण भक्ति काव्य धारा में, राम भक्ति काव्य धारा में, निर्गुण काव्य धारा में, या शिव भक्ति काव्य धारा में। तो आपको बताना है कि तुलसीदास जो है किस काव्य धारा में आते हैं। तो तुलसी जो है वो राम काव्य धारा में आते हैं। उत्तर ऑप्शन बी सही हो जाएगा तीसरे का। चलिए चौथा क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से एक युग्म सही है। तो आपको ये बताना है कि कौन सा सही है। रामानुजाचार द्वैताद्वैतवाद, निम्बार्काचार विशिष्टाद्वैतवाद, मध्यवाचार अद्वैतवाद, और वल्लभाचार शुद्धताद्वैतवाद। तो आपको बताना कि कौन सा सही है भाई। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। ए सही है, बी सही है, सी सही है, या डी सही है। तो देखो बच्चों, इसका उत्तर जो हो जाएगा ना वो डी सही हो जाएगा, बाकी गलत है। द्वैताद्वैतवाद जो है वो निम्बार्काचार्य का है, विशिष्टाद्वैतवाद जो है वो रामानुजाचार्य का है, और जो है अद्वैतवाद वो शंकराचार्य का है। ठीक, इसका है शंकराचार्य का। फिर एक बार देखें, द्वैताद्वैतवाद जो है वो निम्बार्काचार्य का है, विशिष्टाद्वैतवाद जो है वो रामानुजाचार्य का है, और अद्वैतवाद जो है वो शंकराचार्य का है, और शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य का ही है। तो चौथा सही है, बाकी तीनों जो है वो गलत हैं। तो देखो भाई, ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ये भी गलत है। सही कौन सा है? ये वाला सही है। चलिए अब देखते हैं पांचवा। कह रहा रीतिकाल की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? आपको ये बताना है कि रीतिकाल की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य नंदलाल वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। तो आप बताना है कि रीतिकाल की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए भाई, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बताइए, रीति काव्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो बच्चों, रीति काव्य की भूमिका पुस्तक के लेखक डॉक्टर नगेंद्र हैं। तो पांचवें का उत्तर कौन सही हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए छठवां में क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से रीति मुक्त काव्य धारा के कवि का नाम बताइए। आपको ये बताना है कि इसमें कौन ऐसा कवि है जो रीति मुक्त काव्य धारा का है। किस काव्य धारा का है? तो रीति मुक्त काव्य धारा का है। ए कह रहा है कि बिहारी है, बी कह रहा है केशव है, सी कह रहा है श्रीपति है, और डी कह रहा है घनानंद है। तो आपको ये बताना है कि आपको कि रीति मुख्य काव्य धारा का कवि कौन है। देखो जो रीति काव्य धारा में जो है तीन धाराएं हैं, एक है रीतिबद्ध, एक है रीति सिद्ध, और एक है रीति मुक्त। तो आपको ये बताना है कि रीति मुक्त कौन है इसमें। तो बच्चों, इसमें रीति मुक्त है घनानंद है, जबकि श्रीपति और केशव जो है इन दोनों को रीतिबद्ध कहते हैं, और बिहारी रीति सिद्ध में आते हैं। चलो आ जाओ भाई, सातवां नंबर देखो। कह रहा है कि एक थाल मोती से भरा और सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। ये पंक्तियां किसकी है? आपको ये बताना है कि यह बात किसने कही है, पंक्ति किसने कही है। एक तरह से पहले गांव में होता ना बुझौनी, या बुझौल जिसको कहते हैं हम लोग ना,
तो ये गांव की भाषा में बुझौवा लिखता रहता है। आप बूझ के, आपको बुझना, बुझना मतलब आपको ये समझ करके बताना है कि ये इसका मतलब क्या है और किस चीज को ये कहा गया है। तो चलिए बताइए, ये पंक्ति किसकी है? विद्यापति की है, खुसरो की है, कबीर की है, जयसी की है। सामान्य रूप से कहे तो इसको पहेली कहा जाता है। सामान्य रूप से क्या कहते हैं? पहेली, गांव में बुझौनी। तो आपको बताइए कि किसकी है? विद्यापति है, खुसरो की, कबीर की और जयसी की। तो देखो बच्चों, ये किसकी है? ये खुसरो की है, अमीर खुसरो की है। तो सातवें का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए, आठवें में क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से आपको ये बताना है कि प्रेम के पीर का कवि किसे कहा गया है। आपको ये बताना है कि निम्नलिखित कवियों में से किसे प्रेम की पीर का कवि कहा गया है। किसका कवि बच्चों? तो प्रेम के पीर का कवि किसको कहा गया है? अब आपको चार ऑप्शन मिलेंगे। कौन? पहला कह रहा विद्यापति, दूसरा खुसरो, तीसरा रसखान और चौथा घनानंद। आपको ये बताना है कि किसको जो है प्रेम के पीर का कवि कहा गया है। तो प्रेम के पीर का कवि बताना है। तो देखो बच्चों, आठवें का उत्तर प्रेम का पीर का कवि कौन हो जाएगा? घनानंद। तो घनानंद को शुक्ल जी ने प्रेम के पीर का क्या कहा था? कवि कहा था। ठीक है। चलिए, अब आते हैं सवाल नंबर 9। क्या कह रहा है? कह रहा अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार, ये किस कवि की पंक्ति है? तो 9वां आपको बताना है कि अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार, इस पंक्ति को किसने कहा है? बिहारी ने कहा है, केशव ने कहा है, रसलीन ने कहा है या मतीराम ने कहा है? सभी के सभी जो है वो रीतिकाल के कवि हैं। तो आपको बताना है कि किसने कहा है। तो बच्चों, इसको कहा है किसने? तो 9वां का सी हो जाएगा, रसलीन ने कहा है। चलिए, 10वां क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रासो अल्लाह खंड के नाम से प्रसिद्ध है। कह रहा है इनमें से कौन सा ऐसा रासो है जो अल्लाह खंड के नाम से प्रसिद्ध है? पृथ्वीराज रासो, खुमाड़ रासो, परमाल रासो या बीसल देव रासो। तो आपको बताना है कि कौन सा रासो जो है वो अल्लाह खंड के नाम से प्रसिद्ध है। तो बच्चों, अल्लाह खंड के नाम से प्रसिद्ध जो है वो परमाल रासो है। और इसको लिखा किसने था? तो परमाल रासो को लिखा था जगनिक ने। किसने? जगनिक ने। और इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था वाटरफील्ड ने। किसने? वाटरफील्ड ने। चलिए, 11 नंबर सवाल में देखो भैया क्या कह रहा है। कह रहा है जगत विनोद किसकी रचना है। आपको ये बताना है कि जगत जगत विनोद जो है वो रचना किस कवि की है। जगत विनोद जो है, जगत विनोद रचना किसकी है? चिंतामणि की है, तोस की है? ये लोस हो गया है ना बच्चों, ये तोस है। कैसे कवि है? इनका नाम तोस कवि है, लोस नहीं है। चलो, तोस है। चिंतामणि, तोस, पद्माकर और रसलीन। तो आपको बताना है कि किसकी रचना है। 11 का उत्तर देना है। जगत विनोद को किसने लिखा है? तो देखो बच्चों, जगत विनोद जो रचना है वो पद्माकर की है। किसकी है? पद्माकर की। तो 11 का सी सही। चलिए, 12 नंबर में कह रहा है कि काव्य विवेक के रचनाकार कौन है। आपको ये बताना है कि काव्य विवेक किसकी रचना है। देव की है, मतीराम की है, चिंतामणि की है कि केशव की है? आप जल्दी से बताइए, काव्य विवेक किसकी रचना है? देव की, मतीराम की, चिंतामणि या केशव की? तो काव्य विवेक के बारे में बताना है। तो बच्चों, काव्य विवेक जो है वो चिंतामणि की रचना है। किसकी रचना है? चिंतामणि की रचना है। शुक्ल जी ने चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। चलिए, अब आते हैं सवाल नंबर 13 पर। क्या रह रहा है कि फागु की भीड़ अभीरन में गई गोविंद लय गई भीतर गोरी, इसके रचनाकार कौन है? तो 13 में आपको बताना है कि ये पंक्ति लिखी है और इसको किसने लिखा है। बिहारी ने लिखा है कि केशव ने लिखा है कि पद्माकर ने लिखा है या भिखारी ने लिखा है? तो आपको बताना है कि किसने लिखा है। फागु की भीड़ अभीरन में गई गोविंद ले गई भीतर गोरी, आपको बताना है कि किसने लिखा है। 13 का उत्तर बताइए। तो देखो बच्चों, 13 का उत्तर हो जाएगा सी। किसकी पंक्ति है ये? पद्माकर की है। तो 13 का उत्तर क्या होगा? सी हो जाएगा। चलिए, अब आते हैं सवाल नंबर 14। पूछा है कि कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? आपको बताना है कि इसको उपनिषद किसने कहा है। डॉक्टर नगेंद्र ने, गजानन माधव मुक्तिबोध ने, इंद्रनाथ मदान ने या शांति प्रिय द्विवेदी ने? तो आपको बताना है कि किसने जो है छायावाद का उपनिषद इसको कहा है। तो जल्दी से बताइए। तो देखो बच्चों, कामायनी को छायावाद का उपनिषद जो है वो शांति प्रिय द्विवेदी ने कहा है। किसने कहा है? शांति प्रिय द्विवेदी ने कहा है। तो 14 का उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? 14 का डी हो जाएगा। चलिए, 15 नंबर में देखते हैं क्या करे। कह रहे नीलम देश की राजकन्या किस विधा की रचना है। आपको ये बताना है कि नीलम देश की राजकन्या जो है ये किस विधा की रचना है। उपन्यास है, उपन्यास है, कहानी है, एकांकी है या आत्मकथा है? आपको ये बताना है कि ये नीलम देश की राजकन्या जो है ये किस विधा की रचना है। तो देखो बच्चों, नीलम देश की राजकन्या जो है वो कहानी विधा की रचना है। लेखक कौन है इसके? जैनेन्द्र है।
किसकी कहानी है? जैनेन्द्र की कहानी है। जैनेन्द्र की अन्य कहानियों में अगर आप देखेंगे तो फांसी है, वातायन है, एक रात है, दो चिड़िया इनकी कहानी है, पाजेब इनकी कहानी है, जयसंधि इनकी कहानी है, तत्सम इनकी कहानी है, खेल इनकी कहानी है। तो ये इनकी कुछ प्रमुख कहानियां हैं। चलिए अगला देखते हैं क्या कह रहा है। तार सप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन कब हुआ है? आपको बताना है कि तार सप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन कब हुआ? सन 1939 में। बी कह रहा है सन 1940 में, सी कह रहा है सन 1942 में, और डी कह रहा है कि सन 1943 में। तो आपको बताना है कि तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था, ये आपको उत्तर बताना है। तो देखो बच्चों, तार सप्तक के कुल कितने प्रकाशन हुए हैं? 4। तो आपको बताना है कि तार सप्तक जो था, तार सप्तक, इसके बाद दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक। तो तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में हुआ था, दूसरा सप्तक 51 में, तीसरा 59 और चौथा 79 में हुआ था। चलिए अगला सवाल देखते हैं, और सबके जो है संपादक अज्ञेय थे। चलिए 17 में कह रहा है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक। आपको ये बताना है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक कौन है? तो 17 वाले का उत्तर आपको बताना है कि इसके लेखक कौन है। नामवर सिंह है, मैनेजर पांडे है, केदारनाथ सिंह है, या रामविलास शर्मा है। तो आपको झट से बताना है, झट से बताइए कि पट से जो है आपको अगला क्वेश्चन में दे दूं। बताइए क्या है, इसके लेखक कौन है? तो बच्चों इसके लेखक हैं रामविलास शर्मा। ये रामविलास शर्मा की पुस्तक है, और इसमें भूमिका के अलावा 3 परिशिष्ट और 5 अध्याय लिखे गए हैं। क्या लिखा गया है? भूमिका के और 3 परिशिष्ट के अलावा 5 अध्याय हैं। पहला अध्याय का नाम अंग्रेजी राज में भारत, दूसरे अध्याय का नाम भारतीय विवेक परंपरा और आधुनिक भारत, तीसरे अध्याय का नाम भारत की भाषा और समस्या, चौथे अध्याय का नाम साहित्य समालोचना और रीतिवाद विरोधी अभियान, और 5वें का नाम है महावीर प्रसाद द्विवेदी और सरस्वती। तो ये कुल इसके 5 अध्याय हैं। किसमें? हिंदी महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण रामविलास शर्मा की एक आलोचनात्मक कृति है। चलिए 18 नंबर में क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित रचनाओं में से दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो आपको ये बताना है कि ये रचनाएं जो लिखी हैं दिनकर की, तो दिनकर की सभी रचनाएं हैं। तो आपको ये बताना है कि किस रचना के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। हुंकार के लिए मिला, रेणुका के लिए, शामधेनी के लिए, उर्वशी के लिए। तो किसके लिए मिला है बच्चों? तो देखो बच्चों, उर्वशी के लिए मिला है 1972 का। तो किसके लिए मिला है? उर्वशी के लिए मिला है। चलिए अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है किस कवि की कृति को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है? आपको ये बताना है कि किस कवि की कृति को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। ए कह रहा है सुमित्रा नंदन पंत, बी जयशंकर प्रसाद, सी महादेवी वर्मा और डी रामकुमार वर्मा। आपको ये बताना है कि किसकी कृति को छायावाद का घोषणा पत्र कहते हैं। तो देखो बच्चों, छायावाद का घोषणा पत्र जो है सुमित्रा नंदन पंत की कृति पल्लव को कहा जाता है, जिसका प्रकाशन 1926 में हुआ था, और ये इनका तीसरा काव्य संग्रह था। चौथा काव्य संग्रह था, तीसरा काव्य संग्रह था। चलो बच्चों अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। कह रहा है नवगीत दशक के संपादक हैं। नवगीत दशक के संपादक आपको बताना है कि नवगीत दशक के कौन संपादक हैं। तो बता दो भाई कि नवगीत दशक के संपादक कौन है? रामदरस मिश्र हैं, शंभुनाथ सिंह हैं, उमाकांत मालवी हैं, या सोम ठाकुर हैं। तो नवगीत दशक 1, 2, 3 तीन प्रकाशन है। तो नवगीत दशक पहला, दूसरा, तीसरा। तो आपको बताना है कि नवगीत नवगीत दशक के संपादक कौन है। तो बच्चों नवगीत दशक के संपादक जो हैं वो शंभुनाथ सिंह हैं। प्रकाशन 1982 में हुआ था, और इसमें जो है 10 कवियों को सम्मिलित किया गया था। कितने कवियों को? 10 कवियों को सम्मिलित किया गया था। अगर कभी पूछे कि नवगीत दशक में कितने कवियों को सम्मिलित किया गया है, सम्मिलित किया गया, तो 10 कवियों को सम्मिलित किया गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 21 में क्या कह रहा है? कह रहा है सैरंध्री के रचनाकार कौन है? तो आपको ये बताना है कि सैरंध्री के रचनाकार कौन है। ए कह रहा सियाराम शरणगुप्त, बी कह रहा मैथिली शरणगुप्त, और सी कह रहा माखनलाल चतुर्वेदी, और डी कह रहा नरेश वर्मा। तो आपको बताना है कि सैरंध्री के रचनाकार कौन है। 21 का उत्तर दीजिए। सैरंध्री के रचनाकार कौन है? तो बच्चों सैरंध्री के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। तो किसकी रचना है? ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। चलिए अगला देखते हैं। 22 में कह रहा है कि हिम किरीटिनी के रचयिता कौन है। आपको बताना है कि हिम किरीटिनी के रचयिता कौन है भैया। तो हिम किरीटिनी के रचयिता कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी, भवानी शंकर मिश्र, नरेंद्र शर्मा, मैथिली शरण गुप्त। तो आपको बताना है कि हिम किरीटिनी किसकी रचना है। तो देखो बच्चों, हिम किरीटिनी जो है वो माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है, जिनको एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है, और जिनका जन्म 1889 में हुआ था। और हिम किरीटिनी के अलावा इन्होंने हिम तरंगिणी, युग चरण जो है, माता साहित्य देवता नामक
काव्य संग्रह इनके हैं और हिम तरंगिणी के लिए इनको जो है वो साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है। चलिए अगला देखते हैं। 23 नंबर सवाल को कह रहा है कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम बताना है। 23 में कह रहा है कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम बताओ भाई। तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर हैं, आगे हैं धूमिल है, त्रिलोचन शास्त्री। तो आपको बताना है कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन। देखो भाई, प्रयोगवाद की शुरुआत 1945 से मानी जाती है। 1943, चूंकि 1943 में तार सप्तक का प्रकाशन होता है, उसके बाद ही प्रयोगवाद आ जाता है, लेकिन मूलतः 1945 से प्रयोगवाद की शुरुआत मानी जाती है, 1954-55 तक, नई कविता के पहले तक। और इसके अगर प्रवर्तक का नाम देखा जाए तो उनका नाम है अगे। अगे जो है इसके प्रवर्तक है। चलिए अब 24 नंबर सवाल में क्या कह रहा है? कह रहे इसमें से साठोत्तरी कवि कौन है? आपको बताना है कि साठोत्तरी कवि कौन है। जयशंकर प्रसाद हैं, हरिऔध हैं, आलोक धनवा हैं या शांति प्रिय द्विवेदी हैं। तो 24 में आपको बताना है कि साठोत्तरी कवि इसमें से कौन है। तो देखो बच्चों, मूलतः 1967 के बाद की कविता को जो है ना हम साठोत्तरी कविता कहते हैं। 1967 के बाद की कविता को साठोत्तरी कविता कहते हैं। साठोत्तरी हिंदी कविता में अकविता, शुद्ध कविता, सहज कविता, टटकी कविता, सपाट कविता, युत्सु कविता, अस्वीकृत कविता आदि तमाम प्रवृत्तियां जो है एक साथ विद्यमान हैं। तो 1967 की बात की कविता को जो है कहा जाता है और इसके कवि हैं आलोक धनवा। उत्तर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा 24 का। चलिए अब 25 वाला में देखते हैं और ये आज का अंतिम सवालवा है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित कवियों में से भारतेंदु युगीन कौन है। आपको ये बताना है कि इन कवियों में से भारतेंदु युगीन कवि कौन है। बंशीधर शुक्ल हैं, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है, माखनलाल चतुर्वेदी हैं या सोहनलाल द्विवेदी हैं। तो आपको ये बताना है कि कौन कवि जो है वो भारतेंदु काल का है। तो बच्चों, भारतेंदु काल के कवि इसमें है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जो है वो इस काल के कवि हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और यदि आपको अच्छी लगे तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।